आज हम आपके लिए एक नए विषय पर वीडियो लेकर के आए हैं जो हाल ही में चर्चित रहा है, वह है सहकारिता मंत्रालय। इससे पहले भी हम करंट अफेयर्स पर कई वीडियो ला चुके हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आई आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे पुराने वीडियोस के लिंक मिलते रहें। वर्ष 2021 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई और हाल ही में जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया है जो कि है सहकारिता मंत्रालय। और इस सहकारिता मंत्रालय का जो दायित्व दिया गया है वो दिया गया है अमित शाह को। अमित शाह जो हैं वो लंबे समय तक अहमदाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ये इम्पोर्टेंट है कि अहमदाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रमुख रह चुके हैं। अब हमारा ये प्रश्न उठता है कि जब कैबिनेट एक्सपेंशन में एक नया मंत्रालय खोला गया है तो इससे पहले सहकारिता से संबंधित जो नियम थे वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ हम बता दें कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से पहले जो सहकारिता संबंधी विषय आते थे वो आते थे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से पहले सहकारिता से संबंधित विषयों पर जो निर्णय लिए जाते थे या जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते थे, तो हमारा आंसर होगा कृषि मंत्रालय। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सहकारिता होती क्या है, सहकारिता से हमारा अर्थ क्या है। तो देखिए, सहकारिता का मतलब ये होता है कि जनता के बीच में से कुछ लोग मिलकर, जनता के बीच में से कुछ लोग मिलकर एक साझा उद्देश्य के लिए, साझा उद्देश्य, ये आप ध्यान रखिएगा, साझा उद्देश्य, साझा उद्देश्य के लिए समितियों का गठन करते हैं। अब ये जो साझा उद्देश्य हैं वो अलग अलग विषयों पर हो सकते हैं, जैसे चीनी है, खेती है, डेयरी है, इन विषयों पर और भी कई विषयों पर साझा उद्देश्य के लिए जनता के बीच में से कुछ लोग मिलकर एक समितियों का गठन करते हैं और उन समितियों का गठन जो होता है उसके अंतर्गत वो सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं। अब जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जो मोदी सरकार है उसका इस सहकारिता मंत्रालय के गठन के पीछे क्या उद्देश्य है, उसका क्या विजन है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका विजन है सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, ये सहकारिता मंत्रालय का विजन है। अब इसका उद्देश्य क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस सहकारिता मंत्रालय का गठन करने के पीछे सरकार का क्या मोटिव है, उनका क्या उद्देश्य है। तो ये हम बता दें आपको कि ये सहकारिता के संदर्भ में, सहकारिता के संदर्भ में एक कानूनी, नीतिगत और प्रशासनिक ढांचा तैयार करेगा। किसके लिए? सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक कानूनी, नीतिगत और प्रशासनिक ढांचा तैयार करेगा। दूसरा इसका जो मोटिव है वो है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि व्यवसाय करने के लिए जो उद्योगपति हैं या कोई संगठन है, उस संगठन को उस व्यवसाय करने में सुगमता हो। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने के लिए उसको आसानी से, जो कानून है हमारे वो कानून सुगम हो, उस पर जो टैक्सेज हैं वो सुगम हो। तो हमारे जो सहकारिता मंत्रालय का जो गठन किया गया है उसके पीछे भी जो मोटिव है वो ये है कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उनको एक कानूनी, नीतिगत और प्रशासनिक ढांचा दिया जाए। और दूसरा, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, की जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको उस बिजनेस को करने में सुगमता प्राप्त हो। अब सहकारिता मंत्रालय जो है, हम ये पढ़ेंगे कि सहकारिता मंत्रालय का संवैधानिक जो है, संवैधानिक मान्यता जो इसको मिली वो किस प्रकार से, किन किन प्रावधानों में मिली। अब हम शुरू करते हैं सहकारिता के संवैधानिक प्रावधान।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके यदि मेंस एग्जाम होती है तो उस मेंस एग्जाम में भी इस तरह का एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय जिसका गठन हुआ है उसका संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो देखिए, ये संवैधानिक जो प्रावधान जोड़े गए वो जोड़े गए थे 97वें संविधान अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 2011। तो जो प्रावधान जोड़े गए वो जोड़े गए किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। अब इसमें 3 चीजें जोड़ी गई। पहला, भाग 9B, सहकारी समिति से संबंधित भाग 9B जोड़ा गया संविधान में। भाग 9B क्या है? देखिए, भाग 9 जो है, भाग 9 किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपका पंचायती राज से, पंचायती राज से। फिर आता है 9A, ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और भाग 9B जो है वो संबंधित है सहकारिता से। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रावधान जो है संविधान का, संवैधानिक प्रावधान, वो है भाग 9B। दूसरा आता प्रावधान है संवैधानिक, वो है अनुच्छेद 19(1)(c). अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और उसी के अनुच्छेद 19(1)(c) में पहले यूनियन और एसोसिएशन शब्द हुआ करते थे, यूनियन और एसोसिएशन। तो यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द इसमें जोड़ा गया है। दूसरा संवैधानिक प्रावधान हमारा है अनुच्छेद 19(1)(c). 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और 19(1)(c) में यूनियन एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया है। तीसरा संवैधानिक प्रावधान है भाग 4 में 43B। भाग 4 क्या है? भाग 4 जो है वह है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। हमने हमारे पिछले वीडियो में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया था कि ये नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये न्यायालय में अप्रवर्तनीय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। तो जो संविधान का भाग 4 है जो कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, उसमें 43B जोड़ा गया और इसमें क्या जोड़ा गया? सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। सहकारिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा डाले गए। भाग 9B जोड़ा गया। भाग अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद है 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, उसमें 1C जोड़ा गया जिसमें यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया। और भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है और इसमें सहकारी समितियों के प्रचार को बल दिया गया। जब हम सहकारिता की बात कर रहे हैं तो हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड पे जाते हैं कि सहकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, सहकारिता की शुरुआत जो हुई थी वो सर्वप्रथम यूरोप में हुई थी। ब्रिटिश भारत में यदि हम बात करें तो ब्रिटिश भारत में सहकारिता को प्रारंभ किया गया और इसका जो मोटिव था वो साहूकारों के कर्ज से पीड़ित किसानों को राहत दिलाने के लिए इस सहकारिता को प्रारंभ किया गया। उसके बाद 1904 में सहकारी साख अधिनियम लाया गया जो कि सहकारिता को एक मूर्त और एक सेफ देने के लिए, आकार प्रदान करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एक्ट साबित हुआ। उसके बाद हम बात करें 1919 में सहकारिता जो थी वो एक प्रांतीय विषय थी और 1935 में इसका डिसेंट्रलाइजेशन करके इन प्रांतों को वर्गीकृत कर दिया गया और उन्हें स्वयं, उन प्रांतों को वर्गीकृत करके स्वयं कानून बनाने के लिए, सहकारिता से संबंधित कानून बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी जो बातें हैं ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की हैं। उसके बाद हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारी मामलों में
क्या डेवलपमेंट हुआ, तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सहकारी जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये प्लान किया गया कि एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। और उसके बाद 2004 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो 2004 में इसके लिए एक वो बनाया गया, नीति बनाई गई, राष्ट्रीय नीति बनाई गई। किसके संदर्भ में? सहकारिता के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी 2002 में। 2002 में सहकारिता के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय नीति बनाई गई। और एक इम्पोर्टेंट ईयर है 2012। 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था, वर्ष 2012 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि सहकारिता अभी इस समय चर्चित है, इसलिए पूछा जा सकता है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो हमारा आंसर होगा इसमें 2012। तो ये आज हमारी सहकारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। हमको एक मोटिवेशन मिले कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। हम अच्छे से अच्छे जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं, उस पर अपने चुनिंदा महत्वपूर्ण बिंदुओं को ला करके आपके सामने लाएं, जो आपको परीक्षाओं में मददगार साबित हों।